Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of October 2022। 8 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, पैनल टू स्टडी SC स्टेटस ऑफ दलित्स पोस्ट कन्वर्जन। मतलब कि उन लोगों का SC स्टेटस डिटरमाइन करना जो कि कन्वर्जन के बाद, क्या कन्वर्जन के बाद उनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं, ठीक है ना। मतलब ऐसे दलित्स जो कि कन्वर्ट हो गए हैं टू सम अदर रिलीजन्स, और उन रिलीजन्स में स्पेशली कौन सा रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन या फिर क्रिश्चियनिटी का रिलीजन। अगर इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी में हुए हैं तो अभी जो नियम है वर्तमान में उसके अनुसार उनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ देखो लिखा है, 1950 लॉ इज़ देयर, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर ओनली दोज बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ टू बी कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में कैटेगराइज होने के लिए या तो आपको हिंदू या सिख या फिर आपको बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। सो पहले तो केवल हिंदूज थे, बट कालेलकर पैनल था, देयर वाज अ कालेलकर पैनल विच वाज फॉर्म्ड इन 1955, एंड इसके अलावा एक हाई पावर्ड पैनल था जो कि 1983 में जिसने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद दो बार इसको और 1950 के लॉ को अमेंड किया गया और इसके अंतर्गत फिर इंक्लूड किया गया दलित्स जो कि सिख हैं एंड दलित बुद्धिस्ट, ठीक है ना। तो दलित सिख एंड दलित बुद्धिस्ट इंक्लूड किया गया इन 1956 एंड इन 1990। मतलब कि दलित सिख जो थे वो 1956 से और दलित बुद्धिस्ट जो थे वो 1990 से इंक्लूड किए गए। कालेलकर पैनल का भी नाम याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये 1950 का लॉ क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ लॉ जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, ठीक है ना। And it provides for only those belonging to Hindu, Sikh और Buddhist community to be categorized as scheduled caste। तो अब स्टडी ये करनी है कि जो लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, नाउ द पीपल हु आर कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी और इन इस्लाम, तो क्या उनको हम दलित क्रिश्चियन या दलित इस्लाम, दलित मुस्लिम का टैग दे सकते हैं, मतलब उनको शेड्यूल्ड कास्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को क्या उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट का दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और इसमें सेंटर का जो रिस्पॉन्स आया है, सेंटर का ये कहना है कि ये केवल हिंदुज़म को दे सकते हैं कि हम दलित्स who have converted to Islam or Christianity, they cannot claim this backward status since untouchability is a feature of Hindu religion and its branches alone। तो जो सेंटर का जो उनका कहना था कि चूँकि अनटचेबिलिटी जो था, भाई बहुत सारे लोग यही तो बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी हिंदुज़म का एक बहुत ही वो फीचर है। तो सेंटर का भी यही कहना है कि चूँकि ये अनटचेबिलिटी जो है ये फीचर बुद्धिज़्म और ये फीचर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का तो है नहीं, ये हिंदुज़म का फीचर है। एंड देयरफॉर only the branches or the Hinduism religion, they alone can claim this scheduled caste status, ठीक है ना। एंड दिस 3-member पैनल हैज़ बिन फॉर्म नाउ, और ये 3-member कमीशन को हेड कौन करेगा, एक्स हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन, ठीक है ना। तो KG बालाकृष्णन विल बी हेडिंग दिस 3-member पैनल, KG बालाकृष्णन विल बी हेडिंग दिस 3-member पैनल, है ना। एंड इस कमीशन में प्रोफेसर सुषमा यादव भी रहेंगी मेंबर के रूप में, एंड फ्रॉम UGC, एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, ये भी रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा फ्रंट पेज की, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ की तरफ आते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नोबेल प्राइज़ पीस के लिए इस बार जिसको मिला है, तो इस बार नोबेल प्राइज़ पीस के लिए मिला है 3 अलग अलग बॉडीज़ को, इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज़ को, जिसमें पहले है LS बियालियात्स्की, याद रखिएगा LS बियालियात्स्की, ये है इनकी फ़ोटो। ही इज़ अ प्रोमिनेंट बेलारूसियन राइट्स एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ वियाजना ह्यूमन राइट्स सेंटर। तो ये एक बेलारूसियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, बेलारूस के हैं, एंड ही इज़ करेंटली देयर, है ना। और दूसरा जो है वो है मेमोरियल, एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, 1987 में बनी थी, और इट कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज एंड ट्रैक्स द फेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन रशिया। तो रशिया में ये काम करती है, मेमोरियल नाम की संस्था है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1987। इट कंपाइल्स द इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड ट्रैक्स द फेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन रशिया।
और तीसरी जो है वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि 2007 में बनी थी और यूक्रेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो इस बार यूक्रेन, बेलारूस और रशिया जो भी अभी वॉर चल रहा है उसी एंगल को, ट्रायो को टारगेट करते हुए इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि स्टबल बर्निंग जो है पंजाब में 3 साल में सबसे कम इस बार देखी गई, ठीक है ना। तो अब सबसे आपको पता होगा कि स्टबल बर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, IARI को हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन का। और ये नाम जो पूसा इंस्टीट्यूट मिला है ना, ये मिला है ओरिजिनली इसकी लोकेशन से, ये पूसा बिहार में था एक्चुअली। और इसको हम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे। 1911 में ये बना था, ठीक है ना। और इसको फिर रीनेम किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1919 में। और उसके बाद वहाँ पूसा में एक अर्थक्वेक आ गया, जिसके बाद इसको रिलोकेट करना पड़ा 1936 में हमको, ठीक है ना। तो जो करंट इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है और इसको एडमिनिस्टर और फाइनेंस करता है ICAR, याद रखेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो उसको पूरा फाइनेंस एंड एडमिनिस्टर करता है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड द करंट इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की कोंडा रेड्डी ट्राइबल फैमिलीज़ के बारे में, आंध्र प्रदेश की कोंडा रेड्डी ट्राइबल फैमिलीज़ के बारे में है ये। और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी नेचुरलिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए और बहुत सारे नेचर से बहुत क्लोज हैं। ये बैम्बू का काफ़ी अच्छा उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। एंड आपको पता होना चाहिए ये यहाँ पे ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि अलूरी सीताराम राजू जी का नाम आप सब जानते होंगे। ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर द रंपा रेबेलियन। आपको पता है रंपा रेबेलियन जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, रंपा रेबेलियन, और इसको मनियम रेबेलियन भी बोलते हैं, मनियम, ठीक है ना। 1922 में हुआ था रंपा रेबेलियन ऑफ 1922 आंध्र प्रदेश में। एंड जब वहाँ पे उसको लीड किया था मनियम रेबेलियन भी से बोलते हैं। और इट वाज एन अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, है ना। एंड दैट वाज अ थिंग। एंड 1922 अगस्त में स्टार्ट हुआ था एंड अलूरी सीताराम राजू जी की किलिंग 1924 तक ये चला था, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। कोंडा रेड्डीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। दे आर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। एंड कोंडा रेड्डीज़ आर नोन फॉर द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसा कि उनके हाउस होल्ड घर भी बैम्बू से बनते हैं, बॉटल गुड एंड सीड्स इन सब का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। और अभी देखो ये जो न्यूज़ में है कि दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस होल्ड विद गार्लैंड्स ऑफ बैम्बू शूट्स। तो यहाँ पे जैसा आप दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है ऊपर बैम्बू शूट्स लटके हुए हैं, तो ये बैम्बू एक्चुअली बांस से बने हैं। एंड कोंडा रेड्डी ट्राइबल फैमिलीज हैंग सच गार्लैंड्स ऑफ द ऑन टू द रूफ्स ऑफ द ड्वेलिंग्स एंड ड्राई देम फॉर अ वीक। उनको एक वीक तक उनको ड्राई करके रखते हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद अगर ये चाहें तो इसको ये भी मानते हैं कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है ना। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर डाइट एज वेल, तो ये उनके डाइट का भी हिस्सा है। एंड ये इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द वायरल फीवर्स, है ना। दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर एंड दे नो ऑल दीज थिंग्स, है ना, कि ये इनको वायरल फीवर से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो प्रैक्टिस है। और PVTGs के बारे में तो बाकी आप सबको पता है ना। लगभग 75 PVTGs हैं पूरे इंडिया में, अगर आप देखें 75 PVTGs हैं। और particularly vulnerable tribal groups, यानी कि most vulnerable of the tribal groups are included in that PVTG. So I hope you got clarity regarding that. Now let's come to the editorial part. और ये जो editorial पहला है, the atrophy of the neo Buddhist movement in India. एक्चुअली ये आर्टिकल लिखा वैसे थोड़ा पॉलिटिकल टोन में भी गया है, बट अपन सिर्फ इसका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपका थोड़ा नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाने वाली बात है, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर ने बात की है नागपुर में दीक्षा भूमि जो जगह है जहाँ पे BR अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 14 अक्टूबर 1956 को ही एंड 500,000 ऑफ हिज फॉलोअर्स एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, है ना। लगभग 5 लाख लोगों ने अलॉन्ग विद डॉक्टर BR अम्बेडकर दे एक्वायर्ड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, है ना। एंड अम्बेडकर जी चोज बुद्धिज़्म आफ्टर एग्जामाइनिंग वेरियस रिलीजन्स एज पर दी ऑथर। उन्होंने बाकी रिलीजन्स को भी आजमाया था और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो बुद्धिज़्म है दैट इज़ रूटेड इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट सप्लीमेंट्स द मॉडर्न एथिकल वैल्यूज़। तो इस कारण से उन्होंने इसको चुना था, है ना, कि बिकॉज इट वाज रूटेड टू द इंडियन सिविलाइजेशन। और जो इसकी ट्रू इथोस हैं, ट्रू मॉरल्स हैं, वो उनको लगा कि बुद्धिज़्म में है, ठीक है ना।
इसीलिए इसको न्यू बुद्धिज़्म भी टर्म दिया गया है, क्योंकि इट्स अ न्यू काइंड ऑफ मतलब एक नया अवतार था बुद्धिज़्म में, है ना. इट वाज अ न्यू फिनोमिना इन बुद्धिज़्म, देयरफॉर इट वाज न्यू बुद्धिज़्म एंड इट वाज प्रपोज्ड एज अ मास मूवमेंट दैट वुड एलिवेट द फॉर्मर अनटचेबल्स. तो ये एक इस तरीके से भी स्ट्रैटेजी के रूप में भी लिया गया था कि जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए ये एक तरीके से इमांसिपेशन का एक माध्यम बन जाएगा. इट विल बी अ मीडियम ऑफ इमांसिपेशन फॉर देम, ठीक है ना. लेकिन ऑथर ने क्या कहा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग ये चीज़ हुई नहीं है. नियो बुद्धिज़्म आया ज़रूर था एक बहुत ही गेम चेंजर के रूप में, बट इट हैज़ंट डन मच फॉर देम. द न्यू बुद्धिस्ट टुडे अगर आप देखेंगे, दे आर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी. अगर आप दलित कम्युनिटी के लोग जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए हैं, यू विल सी देम वेरी लेस इन नंबर एंड दे आर स्पेसिफिकली इन अ पर्टिकुलर रीजन. जैसे कि महाराष्ट्र अगर देखो, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपको ये मिलेगा, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर कास्ट में, जैसे महार कास्ट हो गई, मतंग कास्ट हो गई, मराठा कास्ट हो गई. वहाँ पे कुछ जगहों पे आपको न्यू बुद्धिस्ट के कुछ अंश मिलेंगे, ठीक है ना. अब ऑथर ने कहा कि इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो इंडिया के जो नेबर बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, दे हैव आल्सो नॉट आइडेंटिफाइड द न्यू बुद्धिस्ट्स एज सिग्निफिकेंट पार्टनर्स ऑफ देयर थियोलॉजिकल इंगेजमेंट. तो थियोलॉजिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जो नेबरिंग बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने न्यू बुद्धिस्ट्स को सिग्निफिकेंट पार्टनर के रूप में नहीं लिया है, ठीक है ना. और कुछ ज़रूर कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, थाईलैंड, यूके, इन्होंने लिमिटेड सपोर्ट ज़रूर दिया है, क्लोज लिंक बनाने की कोशिश की है, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल सपोर्ट. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑथर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही स्मॉल सपोर्ट है, इसलिए जो एक्चुअलिटी में जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, ठीक है ना. ऑथर ने कहा गवर्नमेंट ने भी, हाँ, अब गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें ऐसे कर रही है जिसके थ्रू वो प्रूव कर रहे हैं लोगों को कि यस दे आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ दैट एंड दे आर ऑल्सो द टॉर्च बियरर ऑफ दिस न्यू बुद्धिज़्म. तो इसके लिए जैसे उन्होंने बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है. अभी आपको पता होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर से भी रिलेटेड जितनी 5 जगहें थी, उनका एक अम्बेडकर सर्किट बनाया. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर हैज मेंशन. जो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो मैं ज़रूर डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज दैट विल टेक द डिस्कशन टू समवेयर एल्स एंड दैट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग, ठीक है ना. नोबेल प्राइज़ इस बार का मिला है कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड बैरी शार्पलेस को. आप सबको पता है बैरी शार्पलेस को ये अवार्ड मिला और ये आ गए हैं उन 5 लोगों की लिस्ट में जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, ठीक है ना. इस बार का जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का है वो क्लिक केमिस्ट्री के लिए है ना. काफ़ी अच्छा का आर्टिकल भी मैंने कल क्लिक केमिस्ट्री पे डाला है TEMS पे, तो आप उसको देख सकते हैं. एंड ये जो क्लिक शब्द आता है ये शार्पलेस ने लिया है फ्रॉम द क्लिकिंग साउंड ऑफ द बकल्स, है ना. तो इसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये क्लिक केमिस्ट्री बहुत एक स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए होता है, बट एक्चुअली में जिसका मतलब है वो ये है कि हमको जब रिएक्शंस करवाएं तो 2 ऐसे केमिकल्स, 2 ऐसे कंपाउंड, 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम साथ में जोड़ें जो क्लिक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. क्लिक करें मतलब विच आर मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर, बहुत ईजिली जो रिएक्ट करें और बहुत ज़्यादा जो बाई प्रोडक्ट ना बनाए, है ना. तो इसके बेसिकली 2 एम है कि एक तो बाई प्रोडक्ट जो रहते हैं वो कम बनते हैं, कि बाई प्रोडक्ट क्लिक केमिस्ट्री में जो रिजल्टेंट होते हैं बहुत कम होते हैं, ताकि वेस्टेज ना हो, बाई प्रोडक्ट कम बने और जो बहुत ही कम मेहनत में आपका जो है रिएक्शन वो सक्सेसफुल हो जाए. इसके अलावा अगर आप कैरोलिन मेल्डल का देखेंगे तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था ट्रायजोल करके कंपाउंड बनाया था, है ना. और बर्टो आयोनेशन रिएक्शन बनाई थी आपके बर्टोजी ने. तो इस कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी इस बार का. आगे मूव करते हैं. सेंटर सीक्स द CJI's रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर. तो अब यहाँ पे आपको पता है चीफ जस्टिस UU ललित जो है हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. इंडिया में जो चीफ जस्टिस को सेलेक्ट करने की प्रोसेस है उसको हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं. वो वी कॉल दैट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का पहला स्टेप ये है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है यानी कि गवर्नमेंट है एक तरीके से, वो रिकमेंडेशन मांगती है. देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर begins with Union Law Minister seeking the recommendation of the outgoing CJI about the next appointment. ये तभी शुरू होता है जब यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिकमेंडेशन मांगते हैं आउटगोइंग CJI से कि हु विल बी द नेक्स्ट CJI. ये प्रोसेस है ना. ऐसा नहीं है कि वैसे तो पता है कि 50th कौन बनेगा, DY चंद्रचूड़ जी बनेंगे, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे द 50th CJI ऑफ इंडिया, बट ये प्रोसेस यही है. इसके बाद जो मिनिस्टर हैं वो रिकमेंडेशन मांगते हैं एट एन अप्रोप्रिएट टाइम. जो लिखा गया है ना टर्म
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में वो लिखा है एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन है, इट इज़ रिटन एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। अब मेमोरेंडम टाइमलाइन नहीं देता है, ठीक है ना। अब लॉ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट सेंड की है आउटगोइंग सीजीआई के पास, तो आउटगोइंग सीजीआई फिर अब अपने कोलिजियम के साथ डिस्कस करके उसको 1 महीने के पहले तक ये नाम भेज देंगे वापस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ये यहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है। अब अगली न्यूज़ आपको पता है कि इंडिया जो है वो G20 की लीडरशिप लेने वाला है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास, जो कि बोल रहे हैं कि भैया एजुकेशन, क्लाइमेट और डेट सस्टेनेबिलिटी को लेकर के इंडिया जो है वो लीड कर सकता है वर्ल्ड को। तो वो सब चीज़ आपके लिए एक सवाल ये है कि आप मुझे G20 के मेंबर कंट्रीज़ के नाम बताना, ठीक है ना। G20 के मेंबर कंट्रीज़ के नाम बताना इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर बताना है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। अब नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देखें, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है स्लाइड कर गया है, काफ़ी गिर गया है। ऑब्वियसली हमारा रुपया भी काफ़ी गिरता जा रहा है एंड इस कारण से हमको रिजर्व बैंक को क्या फिर डॉलर बेचने पड़ते हैं। जब डॉलर बेचने पड़ेंगे तो उनका फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा ही। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो अगर आप देखें फॉरेक्स रिज़र्व के 4 कंपोनेंट हैं मेजरली। एक तो करेंसी, जो इंडिया की करेंसी है, मतलब जो फॉरेन करेंसी यानी कि जो डॉलर होता है, इंडिया करेंसी नहीं होती, डॉलर करेंसी रूप में होता है। दूसरा इसमें एसेट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है आपका, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR जो कि IMF के साथ होता है, और रिवर्स ट्रांसपोजिशन IMF के साथ। SDR और रिवर्स ट्रांसपोजिशन दोनों ही IMF के साथ होते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट है, यानी कि फॉरेन करेंसी डॉलर हो गया आपका, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट एंड रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। RBI टू स्टार्ट E-रूपी पायलट फॉर स्पेसिफिक यूज़ केसेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो E-रूपी का स्टार्ट करने वाला है पायलट के रूप में, है ना। इट विल बी द कंसेप्ट जिसको कि उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में लाने के लिए बोला था, ठीक है ना। जो कंसेप्ट था जिसमें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में ले आएंगे एंड इट विल नॉट बी लाइक द ऑर्डिनरी बिटकॉइन और ऑल, इसके जैसा नहीं रहेगा, है ना। इट विल बी हैंडल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज ओनली एंड अभी का जो सिस्टम है उसको रिप्लेस नहीं, इट इज़ नॉट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डिजिटल रुपी सिस्टम विद बोल्स्टर द डिजिटल इकोनॉमी। तो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल रुपी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही हैंडल किया जाएगा, है ना। हो सकता है कि इसमें ये ज़रूर अच्छी बात है कि इसमें हो सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी लाइक द इथीरियम और इट विल नॉट बी लाइक योर बिटकॉइन एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड रुपया और गिरता जा रहा है, 82 रुपये पहुँच गया। लेट्स सी कब वापस आएगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।